सो माई हेलो टू ऑल यंग फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं। VTK एकेडमी के लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। हम अपना चैप्टर मोशन इन अ प्लेन कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करी थी और आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हुए दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दोनों टॉपिक्स रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इनको अलग अलग वीडियो के अंदर अपलोड किया है। प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? अगर किसी चीज को स्पेस में फेंका जाए और उस पे ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करता है तो जनरली उसके लिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी उस पे ग्रेविटी का फोर्स ही है, और भी फोर्सेस हैं उस पे, जैसे कि एयर का रेजिस्टेंस है, लेकिन वो नेग्लेक्ट उन्हें हम कर सकते हैं। जैसे आप कोई क्रिकेट की बॉल को या बेसबॉल को या टेनिस की बॉल को ऊपर फेंके हवा में, उसका जो मोशन होगा उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अपना चैप्टर हम प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले का जो टॉपिक था रिलेटिव वेलोसिटी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कर्व ट्रेसिंग, क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पर, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कहिए या कर्व ट्रेसिंग, यहाँ थोड़ा सा इसका काम है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरह से दे रखी है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आपने सुना होगा पैराबोला के बारे में। लेकिन k की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है उसका ओरिएंटेशन। अगर k पॉजिटिव है ओरिएंटेशन अलग होगा, k निगेटिव है तो ओरिएंटेशन अलग होगा। देखिए, मान लीजिए ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बल्कि इज इक्वल टू y अपॉन k, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y अपॉन k। अगर k पॉजिटिव है तो y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि y निगेटिव अगर हो जाएगा तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव इमेजिनरी हो जाता है, तो y भी पॉजिटिव होगा। y निगेटिव नहीं हो सकता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक, इसका मतलब है y की वैल्यू निगेटिव में नहीं जाएगी, यहां कोई भी वैल्यू इस रीजन में रहेगी ऊपर तक, लेकिन ये इधर नहीं जा सकती, कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। और यहाँ हर y की किसी भी एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू हैं, x इज इक्वल टू प्लस वाई अपॉन के और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई अपॉन के। इसका मतलब कोई भी एक y की वैल्यू ये ले लीजिए, तो इसके लिए एक आपकी राइट साइड में और एक आपकी लेफ्ट साइड में। इसी तरह से कोई यहाँ y की वैल्यू लीजिए, तो यहाँ पर राइट साइड में और यहाँ लेफ्ट साइड में। इसका मतलब है कि अगर आप इसको कर्व को ट्रेस करें तो ये कुछ इस तरह का कर्व आता है और इसको हम पैराबोला कहते हैं। और ये ओरिजिन से पास होता है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। अगर आप x जीरो रखेंगे तो y जीरो रखेगा, तो इसका मतलब ओरिजिन से ये पास होता है। तो ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जब k पॉजिटिव है। और अगर k निगेटिव है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y अपॉन के। अगर k निगेटिव है तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव जो है वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इमेजिनरी हो जाएगा, इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा, तो y पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है
अब इसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, तो y इस तरफ रहेगा, निगेटिव, यानी ये कर्व ऐसा हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि हमने देखा कि हर y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज आ गई थी, ये तो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स स्क्वायर की इसमें टर्म है, तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है? एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई एक्सिस। तो ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी बिल्कुल बेसिक पैराबोला की इक्वेशंस हो गई। लेकिन अगर हमारे पास इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहां a और b दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तो ये देखिए यहां पर माइनस एक्स की टर्म है। यहां पर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी इस तरह का पैराबोला। ठीक है, अब ये क्यों करेगी, ये हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए हम बिल्कुल उसी तरह की एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वही चीज हो गई। अब यहां पर आप क्या करिए, इसको लिखिए x माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस वाई, दोनों तरफ वन जोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इज इक्वल टू, इधर भी वन जोड़िए तो वन माइनस वाई। इसका मतलब है x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वाई। ठीक है, अब अगर आप इसको कर्व को ट्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले हम इसकी इंटरसेक्शन विद x एक्सिस करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y को जीरो रखना पड़ेगा। तो y को जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो इसका मतलब होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है x इज इक्वल टू जीरो या टू। तो इसका मतलब है ये x एक्सिस को दो जगह काट रहा है, जीरो जीरो और जीरो और ऊपर। और यहां से अगर आप देखें x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई। तो वन माइनस वाई जो है, इसके पॉजिटिव होने के लिए जरूरी है कि y वन से छोटा हो। अगर y वन से बड़ा हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और अंडर रूट का में निगेटिव इमेजिनरी होता है। अगर ये यहां पर वन है, जीरो वन है, तो ये कर्व इससे ऊपर y की वैल्यू नहीं जाएगी। अच्छा, हम कह रहे थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इस तरह की हमारी अगर टर्म है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, यानी x इज इक्वल टू जीरो। यहां पर ये टर्म है, तो सिमेट्रिकल अबाउट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन। x इज इक्वल टू वन ये लाइन है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और ये इन पॉइंट से पास होगा। तो इसकी इस तरह की शक्ल होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमें यहां पर इसका यूज होगा आगे। तो ये याद रखिए, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर हो, तो ये पैराबोला इस शेप का होगा, जहां ए और बी दोनों पॉजिटिव है। तीसरी चीज, वेक्टर रेजोल्यूशन का भी थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ये वेक्टर है, एक यू वेक्टर है। हम इसके दो कंपोनेंट्स करते हैं, एक हम इस डायरेक्शन में करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर थीटा 90 है तो क्या होगा, u cos थीटा बराबर हो जाएगा u cos 90, ये बराबर हो जाएगा जीरो, बिकॉज cos 90 होता है जीरो। इसका मतलब ये है
कि अगर हमारे पास कोई ये वेक्टर है एफ और हम इस डायरेक्शन में यानी 90 डिग्री बनाता हुआ इसका कोई कंपोनेंट लें तो वो उस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई असर नहीं है और किसी एंगल पे आप कर सकते हैं इसके कंपोनेंट। यहां 90 से छोटा है तो कोई ना कोई इसका, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन जब थीटा 90 हो जाएगा तब उस डायरेक्शन में कोई एफ का कंपोनेंट नहीं होगा। बस आप ये याद रखें। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। जब कोई बॉडी इस तरह से मूव करती है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के पैरेलल है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई बॉडी ये है, ये मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ए, या मान लीजिए इसकी उल्टी डायरेक्शन में है, इससे रिटार्डेशन कहेंगे। अब क्या होता है, या तो ये वाला एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा और ये वाला है तो इसे कम करेगा। तो एक्सेलरेशन जब पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को या तो कम करेगा या बढ़ाएगा, बस इसके आगे कोई काम नहीं करेगा। यानी डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज नहीं होगी। तो हम ये लिख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सिर्फ चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अनचेंज रहती है, डायरेक्शन नहीं बदलती। ऐसे मोशन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ये मोशन जो है उसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन जब बॉडी ऐसे मूव करती है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से अलग है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मान लीजिए ये है, तब क्या होता है, तब मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही होता है, घटेगा या बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और बॉडी जो है वो कर्व पाथ पे जाने लगती है। तो हमने ये कहा इससे पहले की स्लाइड में कि जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, लेकिन जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से अलग है बॉडी जो है वो कर्व पाथ फॉलो करती है। इसका थोड़ा सा हम आइडिया आपको दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से वेलोसिटी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में है। तो बॉडी अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो बॉडी ये सीधी जाती, लेकिन इस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी ये कर्व पाथ में जाएगी। तो कैसे जाएगी वो हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने ये एक्स और वाई एक्सिस ले ली, ये कोई बॉडी है यहां पर, इसकी वेलोसिटी है v इस डायरेक्शन में और इस पर एक फोर्स यानी एक्सेलरेशन या फोर्स है इस डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, अभी हम मानते हैं कि अगर फोर्स नहीं होता तो क्या होता। तो बॉडी अभी उसकी पोजीशन यहां पर है, यानी मान लीजिए ये t1 टाइम पर x1 है और ये y1 है। अभी वो फोर्स यानी एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी सीधी जाती। लेकिन हम इस बॉडी के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, vx x की डायरेक्शन में और vy और vx दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो vy का vx पे कोई असर नहीं है, vx का vy पे कोई असर नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। vy इसे इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है और vx इसे इस डायरेक्शन में
लेके जा रहा है, ठीक, यानी एक्स की डायरेक्शन में। अब थोड़ी देर बाद ये दूसरे पॉइंट पे आई, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 है और ये y2 है। उसके बाद थोड़ी देर बाद किसी और पॉइंट पे आई, वहां पर x3 है और ये y3 है। अब ये स्ट्रेट लाइन में ही जा रही है, यहां पर आई, यहां इसके कोऑर्डिनेट x4 है और y4। तो vy इसको y एक्सिस की डायरेक्शन में लेके जा रहा है और vx इसे x एक्सिस की डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अब हमने कहा कि अभी हमारा कोई फोर्स या एक्सिलरेशन नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। अब हमारा फोर्स आ गया। अब आप देखिए फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, तो ये फोर्स इसकी डायरेक्शन में, वीएक्स की डायरेक्शन में, वीवाई की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट जीरो है, तो वीवाई को तो ये फर्क नहीं डालेगा, वो वैसे ही रहेगी। तो इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वाई की, उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो इसका मूवमेंट है, उस पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि फोर्स वीएक्स की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो क्या होगा, अभी इसने स्टार्ट किया था x1 y1 पर, और t1 पर इसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, t2 पे x2 y2, t3 पे x3 y3 और इस तरह से। क्या होगा, t2 टाइम पर जो इसका ये कोऑर्डिनेट है y, वो तो वही रहेगा क्योंकि y की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। लेकिन ये जो x2 कोऑर्डिनेट है ये बदल जाएगा, ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा। इसी तरह से जो t3 पर y3 तो वही रहेगा क्योंकि vy पे कोई असर नहीं है, लेकिन x3 बदल जाएगा, ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा। और ये बढ़ता चला जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी को बढ़ाता जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जब कुछ नहीं था तो x3 था, तो अब बढ़ेगा और ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से x4 और बढ़ जाएगा। पहले जो इसका ट्रेजेक्ट्री था, ये स्ट्रेट लाइन था येलो डॉट से, अब ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा ये ये पर्पल लाइन से हम शो कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा कर्व पाथ, और ये क्या है स्ट्रेट लाइन। तो जब कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो स्ट्रेट लाइन में था, या मान लीजिए था भी और उसी की डायरेक्शन में था वेलोसिटी की, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से अलग हो गई, तब बॉडी कर्व पाथ फॉलो करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। अब एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन का, हमने कहा था कि किसी भी बॉडी को हम स्पेस में फेंक रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास बॉडी है, इसको हम u वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो यहां पर ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करती है। अब अगर ये ग्रेविटी नहीं होती तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी जाती, लेकिन चूंकि अभी ये ग्रेविटी है, अब फॉलो करेगी ये थर्ड पाथ इस तरह से, और ये इसका ट्रेजेक्टरी होगा। तो देखिए ये पैराबोला की जो है वो एक तरह का कर्व आ रहा है, इसीलिए हमने आपको शुरू में कर्व ट्रेसिंग में बता दिया था। अब हम इसे आगे प्रूव करेंगे कि इसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो पैराबोला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब ये इस तरह की ट्रेजेक्टरी क्यों है, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए हमने कहा था कि जब बॉडी कर्व पाथ में मूव करती है
तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होंगे। तो क्या होगा कि अगर u वेलोसिटी से हमने इसे फेंका है और ये इस तरह का पाथ कंज्यूम कर रही है, यानी इस रास्ते पे जा रही है, तो हर जगह वेलोसिटी अलग अलग होगी और डायरेक्शन अलग अलग होगी। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, यहां पर आप टेंजेंट डालिए, तो ये जो डायरेक्शन है, अगर ये कोई पॉइंट P है, तो P पर आप टेंजेंट डालिए, तो ये जो एरो है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। यानी u थी, u1 हो गई, u2 हो गई, u3 हो गई, u4 हो गई, u5 हो गई। तो किसी भी जगह टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन वेलोसिटी की उस जगह पर हमें बताएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो सिंपल मोशंस में तोड़ लेते हैं, वरना तो इसको जो है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो हम क्या करते हैं, इसको दो आसान मोशंस में इसे बांट लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। भाई अगर आपने ये बॉडी को इस तरह से फेंका, बॉडी ऐसे जा रही है, ये तो ये वर्टिकली भी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है। तो हम इन दोनों मोशंस को अलग अलग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मोशंस इंडिपेंडेंट है ईच अदर। क्योंकि देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन इस तरह से होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पे असर नहीं डालेंगे। कैसे? मान लीजिए ये u वेलोसिटी है इसकी, और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा u sin थीटा। तो u cos थीटा और u sin थीटा के बीच में एंगल कितना है? 90। तो एक दूसरे पे असर नहीं करेंगे, हमने बताया था। तो 90 डिग्री जो है की डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। एक u cos थीटा इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला रहा है और u sin थीटा इसे वर्टिकल डायरेक्शन में चला रहा है। अब हमें ये देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यहां पर हमारा ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि भाई बाकी फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करते हैं, हालांकि वो भी होते हैं, एयर रेजिस्टेंस और ये सब फोर्स रहेंगे, लेकिन उनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आप क्रिकेट बॉल को इस तरह से फेंकिए तो उस पर एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, नहीं के बराबर होगा, उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। ग्रेविटी, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? इसकी डायरेक्शन में, यू साइन थीटा की डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में ग्रेविटी आपका काम कर रहा है, ये जी। और जी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का अनचेंज रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं। और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा? भाई जी इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा, तो शुरू में वेलोसिटी है, फिर कम होती जाएगी, होते होते 0 हो जाएगी, फिर जो है इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। वो हम आगे देखेंगे। तो इसको एक और तरह से भी समझाया जा सकता है, और वो ऐसे कि मान लीजिए यहां वेलोसिटी पहले u है, उसके बाद अब चूंकि फोर्स लग रहा है इसके अंदर जी नीचे को, तो वेलोसिटी तो कम होगी। तो किसी जगह पर मान लीजिए वेलोसिटी u डैश हो गई, तो वेलोसिटी कितनी कम हुई? वो होगी u वेक्टर माइनस u डैश वेक्टर। ठीक है, u वेक्टर माइनस u डैश वेक्टर, यानी u वेक्टर
माइनस यू डैश वेक्टर, ये होगी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा यू। तो चलिए यू वेक्टर बनाइए और माइनस यू डैश यानी यू डैश को उल्टा करके इसमें जोड़िए, ये हो गया माइनस यू डैश। तो हमारा जो डिफरेंस आया वो ये आ गया रेड एरो से डेल्टा यू यू माइनस यू डैश। अब अगर आप देखें तो इस पे ये चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं। अगर अगर हमारा चेंज कुछ ऐसा होता, चेंज का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता और एक वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। ठीक, ये हमने ड्राइंग ऐसे बनाई है कि जैसे कि हम इस एक्चुअल सिनेरियो से अलग अलग जगह वेलोसिटीज लेके बना रहे हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ऐसे ही आएगी ड्राइंग। ठीक, तो इसका मतलब है चेंज जो वेलोसिटी में है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट है फेंका गया तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ग्रीन, तो ये यहां पर भी है दूसरी जगह तो वो उतना ही है ग्रीन, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट भी था इसका ये ब्लू, वो चेंज हो गया, वो कम हो गया क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, अब हम इन दोनों को, ये और ये इस पोजीशन पे वर्टिकल कंपोनेंट है, ये पोजीशन 1 पे कहिए, और ये पोजीशन 2 पे वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला। अब इन दोनों को एक जगह रखिए तो ये वर्टिकल कंपोनेंट काफी ज्यादा था यहाँ का, ये आपका कम हो गया। ठीक है, यहां पर कितना कम हुआ, अब रेड को लाइए यहां पर, इतना कम हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये बराबर आ गए। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अलग अलग टाइम पर इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले तो हम कुछ पोजीशंस पे बनाते हैं। शुरू में ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ग्रीन, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल, ये एच है इसका, और ये वर्टिकल कंपोनेंट। थोड़ा आगे जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट कम हो गया। ठीक है, और ऊपर गई वर्टिकल कंपोनेंट और कम हो गया, और ऊपर गई वर्टिकल कंपोनेंट और कम हो गया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट कम होता चला जा रहा है। बिल्कुल टॉप पे गई तो वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो गया, अब ऊपर नहीं जाएगी इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह गया। ठीक, और ये जो ब्लैक कलर से रिजल्टेंट है दोनों का, यहां पर सिर्फ ग्रीन ही है और रिजल्टेंट भी यही है। चीज नीचे आना शुरू हुई है बॉडी, क्या हुआ, अब वर्टिकल कंपोनेंट नीचे हो गया इस डायरेक्शन में, फिर और बढ़ा इस डायरेक्शन में, फिर और बढ़ा, अब बिल्कुल इसी के लेवल पे यहां पर जब चीज आ गई, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इसी लेवल पे जब आ गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही था, वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में हो गया और इसका रिजल्टेंट फिर से यू हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये देख के क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिल्कुल वही रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट बदलता चला जाता है। इसीलिए हम इसको दो मोशंस में तोड़ लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और वो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर हैं। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस, अगर कोई बॉडी को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसे हम कहेंगे यूएक्स, वर्टिकल यूवाई, और ये इस तरह से इसका पाथ होगा। ये मान लीजिए
ये हाइट इसने अटेंड करी और इतनी दूर गई, यहाँ आर लिखा हमने। तो अब डेफिनेशंस क्या है, यू को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यूएक्स को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये होगा यू कॉस थीटा। यू वाई को हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, और ये होगा यू साइन थीटा। एच को हम